नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। कैसे हैं आप सब? इससे पहले मैंने सीडीपी का टॉपिक करवाया है जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। आई होप वो टॉपिक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। उसमें मैंने कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी बनाए थे और पूछे थे जिसमें से अभी किसी का जवाब नहीं आया है। तो आई होप आप जल्दी जल्दी उसका जवाब देंगे मुझे, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा आंसर आपने सही दिया है या नहीं। उसका कमेंट सेक्शन में मैं आपको ये बता दूंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये सीडीपी की सीरीज ऐसे चालू रहेगी। पूरा सिलेबस हम यूपीटेट का कवर करने वाले हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें सीडीपी आती है, टीचिंग एग्जाम में आती है, तो वो हर एरिया में ये सीडीपी काम आएगी आपके, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो 30 में से आपके 29 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो क्लास है वो सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, ठीक है। एक आज हम ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट है। या आप डिप्लोमा या डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, स्पेशल या जनरल बीएड कर रहे हैं, हर उसमें काम आएगा, ठीक है। हर सिलेबस में ये टॉपिक आपका काम आएगा। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि विकास के चरण। दोस्तों, इंसान का विकास कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो गर्भ से कब्र तक चलता है। इस स्लाइड में आपको इंसान की पूरी लाइफ जर्नी एक सिंपल से फ्लो चार्ट में दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रीनेटल, यानी कि प्रसवपूर्व अवस्था। यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है। फिर जन्म के बाद शुरू होती है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा होने पर आता है चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड में दो पार्ट्स में बांटा है। पहला जो है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा जो है वो लेटर चाइल्डहुड है, ठीक है। अ, और उसके बाद आते हैं तूफान और संघर्ष की उम्र, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, यानी कि किशोर अवस्था बोलते हैं। और फाइनली अब हम समझदार हो जाते हैं, तब आती है एडल्टहुड एंड ओल्ड एज स्टेज, ठीक है। वयस्क अवस्था एवं प्रौढ़ावस्था जिसको बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यूपीटेट एग्जाम के लिए यहाँ से क्या क्या छपता है पेपर में। एग्जामिनर डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लेता है आपको, ये क्रम पूछ लेगा, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो सीक्वेंस में, तो ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा सवाल चाइल्डहुड के अर्ली और लेटर स्टेजेस से आते हैं, जैसे जिसे क्या बोलते हैं, खिलौनों की आयु कौन सी है और गैंग एज कौन सा है, ठीक है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। ये भी याद रखिए कि विकास हमेशा एक दिशा में चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा सीधा एडोलेसेंस में पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर वापस इन्फेंसी में आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेज के बाद एक स्टेज आती है, ठीक है। तो इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, पहले वो सिर्फ गोदी में रोता था, मतलब इन्फेंसी पीरियड था उसका। फिर वो मिट्टी खाता था, आपके महंगे फोन को खिलौना समझकर फेंकता था, अर्ली चाइल्डहुड। फिर वो मोहल्ले के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भागने लगा, लेटर चाइल्डहुड। और कुछ साल बाद वो अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने लगता है और कहता है मेरी लाइफ मेरे रूल्स, एडोलेसेंस, ठीक है। बॉलीवुड फिल्मों का पुराना क्लासिकल फॉर्मूला याद है? एक छोटा बच्चा मेले में बिछड़ता है और फिर बैकग्राउंड में एक गाना बजता है और गाना खत्म होते ही बच्चा सीधा अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन बन जाता है। फिल्मों में भले ही ये 2 मिनट में हो जाए, लेकिन रियल लाइफ, हमारी साइकोलॉजी के बीच में ये सारे स्टेजेस, जितने भी स्टेजेस दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप पार करने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे सबसे खतरनाक स्टेज जो है वो एडोलेसेंस है, जहाँ बच्चे को लगता है उसे दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया और माता पिता को तो कुछ पता ही नहीं है। और जब वो एडल्टहुड में आता है तब उसे समझ में आता है कि असल में किसी को कुछ नहीं पता, सब बस अपनी ईएमआई भर रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम यहाँ पर मतलब आगे बढ़ते हैं और अब एक एक स्लाइड देख लेते हैं। और वैसे इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, PICA, ठीक है, ए, P फॉर प्रीनेटल, ठीक है, I फॉर इन्फेंसी, ठीक है, C फॉर चाइल्डहुड, A फॉर एडोलेसेंस और A फॉर एडल्टहुड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, हमारी टाइमलाइन की सबसे पहली और सबसे जादुई स्टेज से शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज और सबसे जादुई स्टेज क्या है? प्रीनेटल स्टेज, जिसको हिंदी में प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये वो पीरियड है जहां से हमारी और आपकी असल कहानी शुरू होती है। स्क्रीन पर पीले रंग के स्टिकी नोट्स को ध्यान से देखिए। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी गर्भाधान से जन्म तक चलती है। ये अवस्था कब तक चलती है? गर्भाधान से जन्म तक चलती है, यानी वो पूरे 9 मंथ जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में बिताता है। इस 9 महीने के सफर में को हमने 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, और जिसको GEF बोला है। ठीक है, G फॉर जर्मिनल स्टेज, E फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेज और F फॉर फेटल स्टेज। यानी हिंदी में देख लेते हैं, रोगाणु अवस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले G फॉर आता है जर्मिनल स्टेज, जिसको हिंदी में रोगाणु स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसकी एज रेंज की बात करें तो एज रेंज जो है 0 से 2 वीक, यानी कि 0 से लेके 2 हफ्ते तक चलती है। ई से क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि पिंडावस्था, जो 3 से 8 हफ्ते तक होती है। और आखिर में आता है एफ स्टेज, यानी कि फेटल स्टेज, जिसको हिंदी में भ्रूणावस्था बोलते हैं। और 9 वीक से लेके बर्थ तक चलती है ये, यानी 9वें हफ्ते से लेकर बच्चे के जन्म तक चलती है। अब आते हैं काम की बात पर। किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन छपने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। आपसे ये GEF का सीक्वेंस या इनके जो वीक्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये तो टाइमलाइन, तो आपको क्या करना है, ये जो टाइमलाइन है इसको स्टार मार्क कर लीजिए। विकास की गति अन्य चरणों की तुलना में सबसे तेज होती है। एग्जामिनर पूछेगा कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट किस स्टेज में होता है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, प्रीनेटल स्टेज पर टिक लगाना है, अगर प्रीनेटल का ऑप्शन है उसमें। तो इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की नींव रखी जा रही हो। शुरुआती के कुछ हफ्ते जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक में बाहर से भले ही कुछ खास बदलाव ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मजबूत स्ट्रक्चर, मतलब हड्डियां और उसका दिल और दिमाग तैयार हो रहा होता है। अब इसको हम एक मूवी के उदाहरण से समझेंगे। वो फिल्म, आपको 3 इडियट का डायलॉग याद होगा ना आपको। वायरस कहता है, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। देखा जाए तो वायरस ने एकदम सही कहा था। बायोलॉजी के हिसाब से हमारी रेस और हमारा कंपटीशन तो इसी प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है। वैसे अगर ईमानदारी से कहूँ तो जिंदगी का सबसे रिलैक्सिंग टाइम जो होता है 9 महीने तक, फ्री का खाना, रहने के लिए एकदम सेफ जगह, ना कोई बिजली का बिल भरना, सबसे अच्छी बात है ना। तो यूपीटेट क्लियर करने की कोई टेंशन नहीं होती है। बाहर आते ही सारी दुनिया की जिम्मेदारियां हमारे सर पर आ जाती है। तो सबसे अच्छी स्टेज यही होती है। चलिए फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या है? कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। प्रीनेटल स्टेज का मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक। अब इसमें GEF आप जरूर ध्यान रखना। G फॉर जर्मिनल, E फॉर एम्ब्रियोनिक, F फॉर फेटल। ठीक है, और सबसे खास बात, हमारी पूरी जिंदगी में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट इसी स्टेज में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विकास की गति अन्य चरणों की तुलना में सबसे तेज होती है, विशेष रूप से शारीरिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए, 9 महीने का सेफ सफर खत्म हुआ, बच्चा फाइनली आ गया है बाहरी दुनिया में। हमारी दूसरी स्टेज जो है इन्फेंसी द क्रिटिकल फर्स्ट डे, शैशवावस्था। ठीक है,
जिसे हम हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। जन्म के बाद ये कुछ दिन बहुत नाजुक होते हैं और ज़रूरी होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस स्टेज में दो बड़े इंटरेस्टिंग काम होते हैं, ठीक है। पहला जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन हियर, यानी कि भाषाई विकास जो है यहीं से शुरू हो जाता है। और दूसरा जो है साइज ऑफ द हेड इज 25% ऑफ द बॉडी, यानी सिर का आकार शरीर का 25% होता है। इस शुरुआती समय को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। पहला जो पीरियड होता है वो होता है फॉर्चुनेट की अवधि, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट। और दूसरा जो होता है पीरियड ऑफ नियोनेट, यानी कि नवजात शिशु की अवधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्चुनेट की अवधि। तो ये जो फॉर्चुनेट की अवधि होती है ये जन्म के ठीक बाद पहले जो 30 मिनट होते हैं, ठीक है, मतलब इसकी जो रेंज होती है जन्म के ठीक बाद के पहले 30 मिनट होते हैं। कब तक? जब तक गर्भनाल जो है नहीं कट जाती, ठीक है। और दूसरा जो है पीरियड ऑफ नियोनेट, यानी नवजात शिशु की अवधि गर्भनाल कटने से लेकर दूसरे सप्ताह के अंत तक, ठीक है। लेकिन अंत तक का जो समय होता है गर्भनाल कटने से लेकर दूसरे हफ्ते तक के अंत तक का जो समय होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये नवजात अवधि जो है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की। WHO के अनुसार 28 दिन की ये अवधि होती है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, पेन पेपर उठा लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चे के सिर का आकार कितना होता है। आपका आंसर कितना होना चाहिए? 25%, ठीक है, शरीर का 25%। अगर क्वेश्चन में WHO का नाम लिखा है तो नियोनेटल पीरियड कितने दिन का होगा? आपको क्या लगाना है? 28 दिन का, ठीक है। नीचे वाले रेड बॉक्स को स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाईलाइट किया है रेड कलर से। जीवन का सबसे संवेदनशील समय, मृत्यु का खतरा सबसे अधिक इसी नियोनेटल पीरियड में होता है। इसे रियल लाइफ में इमेजिन कीजिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का सिर काफी बड़ा होता है, भारी लगता है और वो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता। जब भी हम नवजात शिशु को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले सिर के पीछे हाथ लगाकर सपोर्ट के लिए हाथ लगा लेते हैं ना, क्योंकि उसका जो सिर होता है उसकी बॉडी का 1/4 हिस्सा होता है। हमारे घरों में जन्म के बाद पहले 1 महीने बच्चे और माँ को घर के अंदर बहुत संभाल कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इन्फेक्शन और इसी इन्फेंट मोर्टेलिटी के रिस्क से बचाने के लिए, ठीक है। फिर से 3 इडियट फिल्म का वो आइकॉनिक डिलीवरी वाला सीन याद कीजिए, जब रैंचो वैल्यूम ट्यूब से बच्चे को बाहर निकालता है और फिर गर्भनाल काटता है। वो गर्भनाल काटने से पहले का समय जो बच्चे का जो पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट था, ठीक है। और जैसे ही वो ऑल इज वेल सुनकर बच्चा रोया, समझ लीजिए उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो गया, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे की पहली भाषा उसका रोना ही होता है, ठीक है। अगर बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर क्राइंग नहीं होता है, बच्चा रोता नहीं है, तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सच बताऊं तो बच्चे इस पीरियड में बहुत लकी होते हैं। काम कुछ नहीं, बस सोना है, उठना है, रोना है, दूध पीना और फिर सो जाना है। सबसे मजे की बात है ना। उनका सिर शरीर का 25% होता है, लेकिन अभी इसके अंदर यूपी पास करने की टेंशन 0% होती है। असली टेंशन तो हमारी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। अब हम शैशवावस्था के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्फेंसी, मोटर डेवलपमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, गतिक विकास और प्रतिवर्त की अवस्था बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये शरीर की वो अचानक होने वाली हरकतें हैं जो बच्चा बिना सोचे समझे, मतलब ऑटोमेटिकली करता है। जैसे हमारा पलक झपकाना, उबासी लेना, ठीक है। इस स्लाइड में नवजात बच्चों के 4 सबसे जरूरी रिफ्लेक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्सेस को अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? अचानक होने वाली गतिविधियां जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जैसे क्या होता है? जैसे पलक झपकाना, उबासी लेना, ठीक है, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्स है वो क्या है? मोरो,
ठीक है। रिएक्ट टू लाउड नॉइज, डिसअपियर आफ्टर 6 to 7 मंथ। मोरो का मतलब क्या है? जब कोई तेज आवाज होती है या बच्चे को लगता है कि वो गिर रहा है तो वो अचानक से चौंक कर अपना हाथ पैर फैला देता है। आपने देखा होगा बच्चे को घर पे सोते हुए कि वो अचानक से चौंक जाते हैं और फिर उनके हाथ पैर जो है वो एकदम से फैल जाते हैं। दूसरा जो है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब क्या है? पकड़। रिप्लेस्ड बाई वॉलेंट्री ग्रास्पिंग कंट्रोल्स आफ्टर 3 and 4 मंथ। जब आप बच्चे की हथेली पर अपनी उंगली रखते हैं तो वो क्या करता है? कस के पकड़ लेता है ना। कोई भी चीज उसके सामने करो तो वो चीज पकड़ लेता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद आता है बेबिंस्की थर्ड रिफ्लेक्स जो है बेबिंस्की। फोर्थ, फिंगर मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 to 12 मंथ। जब बच्चे के पैर के तलवे को सहलाते हैं तो पैर का अंगूठा पीछे मुड़ता है और उंगलियां पंखे की तरह खुल जाती हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो घर में बच्चे हैं तो आप इस तरीके से एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं। और चौथा जो है रूटिंग, स्ट्रोक चीक टर्न हैंड डिसअपियर आफ्टर 3 to 6 मंथ। जब आप बच्चे के गाल पर टच करते हैं तो वो दूध पीने की तलाश में अपना सिर उसी तरफ घुमा लेता है ना, उसे लगता है कि फीडिंग करवा रहे। यूपीटेट एग्जाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये स्लाइड एक गोल्ड माइन है। यहाँ से सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है। आपको बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। बेबिंस की मतलब पैर, रूटिंग मतलब गाल, ठीक है, और मोरो का मतलब आवाज। इस तरीके से आपको क्या करना है? की पॉइंट पकड़ने हैं। और हाँ, नीचे सबसे पीले रंग में यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप देखना बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, स्टार्ट डेवलपिंग हियर रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये तब शुरू होता है जब इन्फेंसी का आखिरी महीना शुरू हो जाता है। जब बच्चा चादर के नीचे छिपे हुए खिलौने को ढूंढने लगता है। मतलब जब आप उसके सामने कोई चीज करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या होता है? वो देखता है और फिर छुपा देते हैं। जन्म के कुछ, अगर आप 3-4 मंथ के बाद देखेंगे, 8 मंथ में देखेंगे, तो आप कोई भी चीज छुपाएंगे तो वो नहीं ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इन्फेंसी पीरियड खत्म होने लगता है, आप लास्ट में देखेंगे कि आप उसके सामने कोई चीज रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई खिलौना रखते हैं और फिर वो छुपा देते हैं, तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी कौन सी स्टेज में होता है? इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। यहाँ से डेवलप होने लगता है। इसे रियल लाइफ में टेस्ट करना बहुत आसान है। आपके घर में या आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है तो आप अपनी एक उंगली उसकी हथेली पर रख दीजिए, वो आपकी उंगली को इतनी मजबूती से जकड़ लेगा जैसे कह रहा हो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, है ना। या फिर उसके पैर के तलवे में हल्की सी गुदगुदी करके देखिए, वो तुरंत अपनी उंगलियां फैला लेगा, ठीक है। आपको ब्लॉकबस्टर फिल्म जो बाहुबली है उसका एक सीन याद होगा, या याद कीजिए, जहाँ पहली बार शिवगामी छोटे से बाहुबली को अपनी गोद में उठाती हैं और वो बच्चा उनकी उंगली को कस कर पकड़ लेता है। बस वही ग्रास रिफ्लेक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। और फिर कॉमेडी फिल्म है बेबी, में जब अक्षय कुमार बच्चे के गाल को टच करते हैं और वो रिस्पॉन्स देती है, तो वो हमारा क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। शैशवावस्था के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, स्क्रीन पर देखिए हमारी तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज जो है चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली वर्सेस लेटर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, ठीक है। क्या है? एक अनोखा काल है। चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। किसने बोला है? तो कोल और ब्रूस ने बोला है। इसे दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, इस अनोखे काल को समझने के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। पहला जो है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा जो है लेटर चाइल्डहुड। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 ईयर,
मतलब 2 से 6 साल की अवस्था कहलाती है। क्योंकि अभी बच्चा अभी प्रॉपर स्कूल नहीं गया है, ये बच्चे की कौन सी एज है, प्री स्कूल एज कहलाती है, टॉय एज कहलाती है। इसमें स्वकेंद्रित अतार्किक चिंतन होता है। स्वकेंद्रित और अतार्किक का मतलब बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, इगोसेंट्रिक यानी उसे लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और वो जो सोचता है वही सही है। साथ ही वो बड़ों को देखकर इमिटेशन में सबसे ज्यादा सीखता है, मतलब अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात होती है मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा जो होती है उसका तीव्र विकास होता है। ठीक है, दूसरा जो है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, इसकी जो अवस्था है 6 से 12 साल की है। ये एलिमेंट्री स्कूल एज कहलाती है, प्राथमिक विद्यालय की आयु कहलाती है। ठीक है, इसको गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि अब वो बच्चा जो है बाहर निकलता है घर से और दोस्त बनाता है, ग्रुप बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, समूह में रहने की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस उम्र में बच्चे के अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल आने लगती है। साथ ही ये एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी इसको बोलते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यानी बच्चे को लगता है कि वो बड़ा और समझदार हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब ध्यान दीजिए कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस एक स्लाइड से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि टॉय एज कौन सी है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, यानी 2 से 6 साल की अवस्था। गैंग एज कौन सी है, आंसर क्या होगा आपका, लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 साल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेफ्ट साइड में पीले रंग का यहाँ पर हाईलाइट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से मतलब तीव्र भाषा विकास कब होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अगर पेपर में आए कि बच्चे की भाषा विकास सबसे तेजी से किस अवस्था में होती है, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड पर टिक लगाना है। और हाँ, चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड वाला कोट किसने दिया था, तो कोल और ब्रूस का है, ये नाम भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम पहुंच गए हैं विकास की उस स्टेज पर जहां से हम सब अभी बहुत जल्दी गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं। मतलब गुजरने वाले तो नहीं है, गुजर चुके हैं सभी। सारे स्टेजेस से हम गुजरे हुए हैं, लेकिन ये शायद अभी फिलहाल जल्दी हो सकता है, किसी का 5-10 साल आगे हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्टेज है इसने हमारे घर वालों को सबसे ज्यादा परेशान किया है ना। एडोलेसेंस यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको बोलते हैं, किशोरावस्था, संक्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर बने यहाँ पर एक पुल बना है, इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ है चाइल्डहुड और दूसरी तरफ है एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो एक ब्रिज है, पुल है, वही कहलाता है एडोलेसेंस। यानी किशोरावस्था, इन दोनों के बीच का एक पुल है, किसके बीच का, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच का। इस स्टेज में बच्चा ना तो पूरी तरीके से बड़ा हुआ है और ना ही बहुत छोटा है। ठीक है, छोटा रह गया है। ये शब्द जो है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है, एडोलेसरे से आया है। इसका मतलब क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। यानी अब आप सोचेंगे मैच्योरिटी क्या है, तो स्क्रीन के नीचे वाले जो बॉक्स है, पीला वाला बॉक्स है, उसको देखिए। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू अ गिवन सिचुएशन, दी गई परिस्थिति पर उचित ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मैच्योरिटी। मतलब सिचुएशन के हिसाब से सही बर्ताव करना, ना कि बच्चों की तरह बात बात पर जिद करना या रोना। आप पेन उठाइए और यूपी टेट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ऊपर राइट साइड में जो कोट लिखा है, यहाँ पर लिखा है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने बोला है, स्टैनली हॉल ने बोला है, तनाव एवं तूफान की अवधि। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था, और ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो दूसरा सवाल जो है एग्जाम में बनता है, एडोलेसेंस किस भाषा के शब्द से लिया गया है, आंसर क्या है, लैटिन भाषा सॉरी, एडोलेसरे। अपनी खुद की टीनेज याद कीजिए,
इस उम्र में शारीरिक और मानसिक बदलाव इतने तेजी से होते हैं कि मूड खराब होता है ना। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आम बात होती है। कभी हम एकदम जोश में आकर टफ टाइम टेबल बनाते हैं कि आज से 10 घंटे पढ़ेंगे, और अगले ही दिन सब भूल कर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। बात बात पर गुस्सा आना, हमेशा ये फील होना कि दुनिया में कोई मुझे नहीं समझता। यही तो है स्टेनले हॉल का तनाव और तूफान। अगर आप इसे फिल्म से रिलेट करना चाहें तो उड़ान का ऋतिक रोशन की लक्ष्य का फर्स्ट हाफ याद कीजिए। कैसे एक कंफ्यूज टीनेजर अपनी लाइफ में बगावत करता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। फिर धीरे धीरे एक मैच्योर इंसान मतलब एडल्ट बनने की तरफ कदम बढ़ाता है। फिल्म में भी हीरो को इस तनाव और तूफान वाले ब्रिज से गुजरना पड़ता है। तो इस उम्र में बच्चा घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। अगर वो बच्चों वाला काम करे तो उसे तुरंत डांट पड़ती है, कितने बड़े घोड़े हो गए हो, अक्ल कब आएगी, है ना। और अगर वो बड़ों वाली कोई राय दे दे तो तुरंत सुनने को मिलता, तू चुप कर, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, सुनने को मिलता है ना। तो बेचारों को समझ में नहीं आता कि वो इस ब्रिज के इस पार है या उस पार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड में हमने किशोरावस्था के तनाव और तूफान की बात की थी। अब देखते हैं कि ये तूफान शरीर के अंदर कैसे आता है। स्क्रीन पर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडोलेसेंस, बायोलॉजिकल चेंज एंड पिवर्टी। हिंदी में इसको जैविक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें जो पिवर्टी है उसका मतलब क्या है। पिवर्टी जो है आसान भाषा में से समझें तो ये वो समय है जब शरीर में सेक्सुअल मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है, प्रजनन क्षमता जो होती है वो आती है। ठीक है, यानी कि एवं परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की अवधि जो होती है वो कहलाती है पिवर्टी। अब इस दौरान होने वाले बदलाव को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, पहला जो है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्राथमिक लक्षण। ये वो बदलाव हैं जो सीधे तौर पर किससे जुड़े हैं, प्रजनन से जुड़े होते हैं। जैसे अंदरूनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनका विकास होता है इसमें। और दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, गौण जो होते हैं, गौण लक्षण जो होते हैं, ये वो बदलाव हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूछ आना, उनके गले में एडम्स एप्पल का उभरना, और इसके साथ ही हाइट, वेट और मसल्स भी अचानक से बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर यहाँ से कैसे सवाल घुमा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि दाढ़ी मूछ का आना कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। याद रखिएगा ये बाहर से दिखने वाला है, तो इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी है, गौण है। और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है नीचे राइट साइड में ग्रोथ स्पर्ट्स जो है, विकास की गति वाले बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि लड़कियों के विकास की जो गति होती है वो कितनी होती है। तो गर्ल्स जो होती है लड़कियों में 10 से 11 साल। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि लड़कियों के विकास की ये तेज गति लड़कों से पहले शुरू हो जाती है। कब से शुरू होती है, 10 से 11 साल की उम्र में। जबकि लड़कों में ये कब शुरू होती है, 12 से 13 साल में आती है। एग्जाम में यही फंसाते हैं कि तो इसको याद रखना कि लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले मेच्योर होना शुरू हो जाती हैं। इसे आप सॉरी इसे आपने अपने स्कूल के दिनों में ज़रूर नोटिस किया होगा। याद कीजिए 6th या 7th क्लास का वो समय जब क्लास की लड़कियां अचानक से हाइट में लड़कों से बहुत लंबी दिखने लगती हैं, क्योंकि उनका जो ग्रोथ स्पर्ट्स है यानी विकास की जो गति है उनकी, वो बहुत तेज होती है। और फिर 8th 9th क्लास में आते आते पीछे बैठने वाले लड़कों की आवाज़ अचानक फटने लगती है, भारी हो जाती है। ये सब इन्हीं बायोलॉजिकल चेंजेस और हार्मोन्स का ही तो कमाल है। ठीक है, बॉलीवुड फिल्मों का वो पुराना घिसा पिटाई सीन याद कीजिए कि एक छोटा बच्चा रोते हुए बोर्डिंग स्कूल जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है 10 साल बाद। फिर अगले फ्रेम में जब वो बस से वापस उतरता है तो 6 फुट का लंबा चौड़ा हीरो बन जाता है ना। तो जिसकी शानदार दाढ़ी आ चुकी होती है, वो क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है। रियल लाइफ में भले ही सब एक कट सीन में ना हो, लेकिन किशोरावस्था के ये 2-3 साल असल की जो जिंदगी होती है उसमें शरीर को बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
इस स्टेज का सबसे फनी पार्ट होता है लड़कों की आवाज का अचानक से बदलना, है ना। एक दिन वो फोन उठाते हैं, लगता है कोई मासूम बच्चा बोल रहा है, और कुछ महीनों बाद उनकी आवाज इतनी भारी हो जाती है कि फोन पर रिश्तेदार उन्हें उनके पापा समझकर नमस्ते कर लेते हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, प्यूबर्टी इज इक्वल टू सेक्सुअल मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये बोल सकते हैं। दाढ़ी मूछ और एडम्स एप्पल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ स्पर्ट्स लड़कियों में पहले यानी 10-11 साल में और लड़कों में बाद में आते हैं, एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। शरीर के बदलावों के बाद अब आती है बारी ये देखने की कि इस उम्र में बच्चों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। स्क्रीन पर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडोलेसेंस साइकोलॉजिकल शिफ्ट, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। इसमें मनोवैज्ञानिक गलत हो गया है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस उम्र के बच्चे को समझना आसान नहीं है, इसलिए दो बड़े मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी। लेफ्ट साइड में देखिए पहली थ्योरी जो है वो किसकी है, इरेक्शन की थ्योरी है। लेफ्ट वाली थ्योरी किसने दी है, एरिक इरेक्शन ने दी। इन्होंने बताया कि इस उम्र में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी पहचान का संकट होता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मतलब पीरियड ऑफ कंफ्यूजन अबाउट वंस आइडेंटिटी एंड लाइफ पाथ, अपनी पहचान और जीवन पथ के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, ठीक है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूजन में होता है। दूसरी साइड जो राइट साइड है, यहाँ पर थ्योरी दी है डेविड एल्काइंस थ्योरी। इन्होंने बात की है, इन्होंने बताया है एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म, किशोर अहम केंद्रितता के बारे में। अ, इनके दो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। पहला जो है वो क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस जो है काल्पनिक दर्शन, बिलीफ दैट एवरीवन इज फोकस्ड ऑन देम। इनको विश्वास होता है कि बच्चे को लगता है कि 24 घंटे की स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही है, ठीक है, लोग सिर्फ उसे ही देखते हैं और दुनिया का हर इंसान उसी को बस नोटिस करता है और किसी और को नहीं करता है। दूसरा जो है पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत कथा, बिलीव दैट दे आर एब्सोल्युटली यूनिक एंड स्पेशल। इनको विश्वास होता है, बच्चे को लगता है कि इस दुनिया का सबसे यूनिक और स्पेशल इंसान कौन है, वो बच्चा है और उसके जैसी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स दुनिया में किसी और की हो ही नहीं सकती। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कान एकदम खड़े कर लीजिए। यूपी टेट में यहाँ से सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि किसने दिया। तो आपको क्या करना है, बिना सोचे रिकरेक्शन पर टिक लगाना है। अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी ऑडियंस या पर्सनल फेबल लिखा हो तो आपका आंसर होगा डेविड एल्काइन। बस ये दो नाम हैं और इनके ये कीवर्ड्स हैं, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। वैसे आप चाहें तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस का सबसे बेस्ट उदाहरण है, अगर किसी टीनेजर के मुंह में एक छोटा सा पिंपल निकल आए तो वो पार्टी में जाना कैंसिल कर देगा, है ना। आजकल लोगों की प्रॉब्लम से ही होते हैं, मुंह में पिंपल्स आ गए, उसे लगेगा कि सारे लोग खाना पीना छोड़कर बस उस पिंपल्स को ही घूरेंगे। पर्सनल फेबल तब दिखता है जब वो रोते हुए अपने घर वालों से कहता है आप लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे अलग है। बॉलीवुड फिल्म वेकअप सिड का रणबीर कपूर याद है आप सभी को। पूरी फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो इसी आइडेंटिटी क्राइसिस से तो जूझ रहा होता है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है, उसे लाइफ में करना क्या है। अगर इमेजिनरी ऑडियंस को देखना है तो फिल्म कभी खुशी कभी गम की पू को याद कर लीजिए। कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा, है ना। उसे लगता था पूरी यूनिवर्सिटी बस उसी को देखने आती। सच बताऊं तो इस इमेजिनरी ऑडियंस का असर इतना तगड़ा है कि इस उम्र के में बच्चे मोहल्ले की दुकान से एक पैकेट दूध लाने के लिए भी आधा घंटा शीशे के सामने वाले मतलब बाल सेट करेंगे, मेकअप करेंगे, जैसा लगता है कि रास्ते में मीडिया वाले इनकी फोटो खींचने के लिए खड़े हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। किशोरावस्था के इस तूफानी सफर में हम आ गए हैं अपनी इस स्लाइड पर। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनोमलीज।
विशेषताएं और विकार। तो देखिए इस उम्र में बच्चों के अंदर क्या क्या खूबियां होती है और क्या क्या गड़बड़ियां होती है, आइए समझते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए, ये लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड होता है, मतलब सबसे कठिन काल जो होता है ये लाइफ का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और बच्चा कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, यानी आक्रामक व्यवहार दिखाता है। लेकिन इसी के साथ ही ये लाइफ का गोल्डन पीरियड भी, यानी बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन और गोल्डन पीरियड भी होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे अच्छी यादें इसी उम्र की होती हैं। और इसमें दोस्त भी बहुत अच्छे बनते हैं, हर चीज बिना मतलब की होती है ना। इसी में इसमें बच्चे डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, दिवा स्वप्न, यानी खुली आंखों से सपने देखना। उसमें हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? हीरो वर्शिप की टेंडेंसी होती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। मतलब वो किसी ना किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। और हाँ, फीलिंग तो रिवॉल्ट, मतलब फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा होती है, कूट कूट के भरी होती है। कोई कुछ समझाए तो उल्टा जवाब रहता है ना। लेकिन एक अच्छी बात है, जब उनका दिमाग विकसित हो चुका होता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल अमूर्त व तार्किक चिंतन भी इसी में होता है। अब राइट साइड पर, यहाँ पर आप देखिए लाल कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, पूरा हाईलाइटेड है। यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है, वार्निंग बॉक्स है ये। ठीक है, इसमें इस उम्र में लुक्स और फिगर को लेकर बच्चे इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि, सॉरी, उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब भोजन संबंधी विकार। पहला है एनरोक्सिया नर्वोसा। इसमें बच्चा खासकर एनरोक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है? फास्टिंग, डाइटिंग, उपवास और परहेज, हर चीज से उपवास और परहेज करना। दूसरा है बुलमीनिया, बुलमिया और नर्वोसा। बुलमिया नर्वोसा जो है, इसमें बार बार खाना, बार बार खाने की आदत लग जाती है। ठीक है, देखो एनरोक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें बच्चा खासकर मोटापे के डर से खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, फास्टिंग और डाइटिंग पर चला जाता है। दूसरा जो है बुलिमिया और नर्वोसा, इसमें बच्चा टेंशन या स्ट्रेस के साथ बहुत सारा खाना ठूस ठूस कर खा लेता है। ठीक है, अब टीचर्स अब एक फोकस यहाँ रखिए, क्योंकि यूपी टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस स्लाइड से कम 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप किस अवस्था की विशेषता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? किशोर अवस्था। डे ड्रीमिंग की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कब होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? किशोर अवस्था। ईटिंग डिसऑर्डर से सीधा मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एनरेक्सिया मतलब डाइटिंग करके भूखा रहना और मतलब आधा खाना। और बुलिमिया मतलब बहुत सारा खाना खा लेना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपकी क्लास में, आपने क्लास में 9th 10th के बच्चों को देखा होगा, जो अपने फेवरेट क्रिकेटर या एक्टर की तरह हेयर स्टाइल रखेंगे, उन्हीं की तरह चलेंगे, मतलब हीरो वर्शिप। क्लास के में टीचर मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा रही है, अगर बच्चा खिड़की से बाहर देख, और बच्चा क्या कर रहा है? खिड़की से बाहर देखकर सोच रहा होगा कि अगर स्कूल में आतंकवादी आ जाएं तो मैं सबको कैसे बचाऊंगा, मतलब उनकी डे ड्रीमिंग चल रही होती है। और घर पर मम्मी बोल दें कि बेटा फोन छोड़कर पढ़ाई कर ले, तो वो तुरंत बगावत उनकी शुरू हो जाती है, यानी फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, अब इसे अगर हम मूवी के एग्जाम्पल से समझें, तो बॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी फिल्म तेरे नाम याद होगी आप सभी को। सलमान खान का वो बीच मांग वाला हेयर स्टाइल पूरे देश के लड़कों ने कॉपी किया था, है ना। हीरो वर्शिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और फिल्म जो जीता वही सिकंदर का आमिर खान याद कीजिए, जो दिन भर खुली आंखों से अमीर बनने और लड़की पटाने के सपने देखता था। डे ड्रीमिंग जो है, हमेशा अपने पापा और बड़े भाई से लड़ने को तैयार रहता था, है ना। वो इतनी डे ड्रीमिंग करता था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे गोल्डन पीरियड जो है, तो इसे हम बाद में मतलब हम क्या कहते हैं, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस उम्र में तो ये यही लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना। ऐसा लगता है कितनी परेशानियां हैं, कितने परेशान हैं। और ये जो विद्रोह की भावना है ना, ये सबसे ज्यादा तब बाहर आती है जब घर वाले टीवी का रिमोट नहीं देते। ये कहते हैं आज रात का डिनर टिंडे की सब्जी है, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, फिर बहुत बगावत आ जाती है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब तक हमने किशोरावस्था के तनाव और तूफान को समझा, लेकिन असल में ये तूफान आता कहाँ से है? स्क्रीन पर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द 4 पिलर्स ऑफ एडोलेसेंस प्रॉब्लम, यानी किशोरों की समस्याएं। तो चलिए इन 4 पिलर को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला पिलर जो है बॉडी एंड सेल्फ, यानी शरीर और स्वयं। यहाँ बच्चा खुद से लड़ रहा होता है, उसे अपना लुक पसंद नहीं आता है, ठीक है। बॉडी इमेज जो होती है उसकी, पिंपल्स को लेकर परेशान रहता है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्रश को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। दूसरा पिलर जो है फैमिली। यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है फैमिली, या मेन प्रॉब्लम क्या होती है? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो सबसे पहले तो जनरेशन गैप होता है, बातचीत की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कंपैरिजन विथ अदर लोगों से, अलग अलग लोगों से लोग कंपेयर करते हैं। और तीसरा पिलर जो है स्कूल, विद्यालय, जिसमें स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, पार्शियल ट्रीटमेंट होता है बच्चों के साथ, बच्चों के नंबर कम आते हैं, टू मच बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है। चौथा पिलर जो है वो है सोसाइटी, समाज, जिसमें जेंडर बायस बहुत ज्यादा होता है, कास्ट रिलेटेड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ज़्यादा होते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। जो लड़के लड़की में फर्क, जेंडर बायस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकता है? एग्जामिनर सिचुएशन दे सकता है कि एक किशोर को अपने रूप, रंग और पिंपल्स को लेकर तनाव है, ये किस प्रकार की समस्या है? तो आपको क्या करना है? बॉडी एंड सेल्फ पर टिक करना है। अगर क्वेश्चन आए कि माता पिता द्वारा शर्मा जी के बेटे से तुलना की जा रही है, तो वो फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगा। इन चारों पिलर्स की कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से माइंड में फिट कर दीजिए। चलिए इसे एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। इसे बिल्कुल अपने घर से जोड़कर देखिए। सुबह सुबह बच्चा शीशे के सामने खड़े होकर एक छोटे से पिंपल देखकर ऐसे रोता है जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई हो, ठीक है। ये क्या होगा? बॉडी एंड सेल्फ। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा कहते हैं बुआ के लड़के के 90% आए हैं, तू क्या करेगा? तो ये क्या है? फैमिली कंपैरिजन। यहाँ पर क्या होता है? कंपैरिजन विथ अदर, फैमिली वाले प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर वो स्कूल जाता है तो टीचर होमवर्क पूरा ना करने पर डांट देती है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉब्लम्स में आएगा? स्कूल की, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर। और ये हर टीनेजर के रोज की कहानी है, ठीक है। फिल्म 3 इडियट के फरहान को याद कीजिए, उसके पापा की ओवर एक्सपेक्टेशन की मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, एक बहुत बड़ी सोसाइटी और फैमिली प्रॉब्लम थी। तारी जमी पर में ईशान अवस्थी की जो स्ट्रिक्ट टीचर थे, उसे पुअर मार्क्स हमेशा मिलते थे, है ना। उनकी स्कूल से जुड़ी समस्याएं थी। फिल्मों की तरह हमारे रियल लाइफ के किशोरों की भी लाइफ इन 4 पिलर्स के बीच फंसी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब आ गई है इस पूरे सेशन की सबसे धमाकेदार और सबसे काम की चीज, जो हमारा क्या है? क्विक रिवीजन। यहाँ पर डेफिनेशन चीट शीट है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका निचोड़ है। चलिए एक बार जल्दी से आप सब इसको रिकॉल, आप सब और हम मिलकर इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले नियोनेट पीरियड, ठीक है। नियोनेट पीरियड की हम बात करें तो जन्म से लेकर 28 दिन की अवधि, किसके अनुसार? WHO के अनुसार, ठीक है। और हाई रिस्क ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी, सबसे ज्यादा रिस्क होती है यहाँ पर, जो शिशु मृत्यु दर जो होता है उसका खतरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस जो है इसमें बच्चे की अचानक और बिना सोचे समझे वाली हरकतें, जैसे मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। वेबांस्की, दैट्स एक्ट एंड एडॉप्टिव मैकेनिज्म। तो ये सारी जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये रिफ्लेक्स सडन और मोरो और बेबेंस की जो है, ये क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग फिजिकल मैचुरेशन इन इन्फेंसी। मतलब
शैशवावस्था में जब बच्चे को समझ आ जाता है कि अगर खिलौना चादर के नीचे छिपा है तो तो भी वो दुनिया में मौजूद है। ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस एरेक्शन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, जहाँ किशोर कंफ्यूज होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है। और इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या होता है, कि ये किसने दिया था, डेविड एलकाइंड ने। इनका वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे को लगता है कि 24 घंटे दुनिया की नजरें बस उसी पर टिकी रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। तो चलिए अब इसका जवाब ज़रूर देना, पहले वाले क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। ठीक है। तो थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन क्या दिमाग में टिकी है या ऊपर से निकल गई, ये चेक करने का टाइम आ गया है। तो स्वागत है आपका टेस्ट योर नॉलेज अभ्यास प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के हमारे कौन बनेगा यूपी टेट टॉपर में, आप कितने सवालों के सही जवाब देते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द न्यूनेट पीरियड, यानी WHO के अनुसार नवजात शिशु की अवधि कितनी है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इनकी अवधि कितनी है WHO के अनुसार। इससे पहले भी हमने अभी क्विक रिवीजन में भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा। ठीक है। तो बता दीजिए आप। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा दिया है, आपको जब नहीं समझ में आएगा तब बता दूंगी मैं, पहले मैंने जो पढ़ा है मुझे ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया। विच रिफ्लेक्सेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चाइल्ड रीचिंग टू अ लाउड नॉइज, तेज आवाज पर प्रतिक्रिया करने वाला प्रतिवर्त कौन सा है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है रूटिंग, वेविंस्की, ग्रास, मोरो। वैसे आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे इंतजार है कि आप इसका जवाब क्या देते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, फास्टिंग एंड स्ट्रिक्ट डाइटिंग इन एडोलेसेंस इज क्लासिफाइड एज, किशोरों में उपवास और सख्त परहेज को क्या कहा जाता है। पहला है बुलिमिया नर्वोसा, दूसरा है पर्सनल फेबल, एनरोक्सिया नर्वोसा, आइडेंटिटी क्राइसिस। चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लास्ट स्लाइड। तो ये रही हमारी लास्ट स्लाइड। आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। यहाँ आपकी आखिरी स्लाइड है। तो दोस्तों फाइनली हमने यूपी टेट CDP का ये भारी भरकम टॉपिक एकदम मज़ेदार तरीके से पूरा कर लिया है। स्क्रीन पर देखिए एंड ऑफ नोट्स, नोट्स समाप्त हो गए हैं। अभी आप सभी ने बहुत फोकस के साथ पढ़ाई की, इसके लिए अपने लिए एक बार ताली ज़रूर बजाइए। ताली नहीं बजाइए तो ताली का आइकन भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये टॉपर नोट्स और मेरे समझाने का तरीका सच में पसंद आया है तो आपको पता है ना कि आगे क्या करना है। जी हाँ, सीधे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को विजिट करना है और स्क्रीन पर बने इन 3 बटन्स को ध्यान से देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और बॉलीवुड की फिल्मों में एक शानदार हैप्पी एंडिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर रेगुलर तैयारी करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी यूपी टेट के रिजल्ट में एकदम ब्लॉकबस्टर यानी हैप्पी एंडिंग होगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसलिए यूपी टेट या KBS वालों की तरह कोई भारी भरकम फॉर्म फीस नहीं भरनी है पड़ती। तो बिना कंजूसी किए लाल बटन दबा दीजिए प्लीज़। याद रखिए एग्ज़ाम क्लियर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सब सही गाइडेंस और आपकी मेहनत चाहिए। मैं आपकी तैयारी के सफ़र में हमेशा आपके साथ हूँ। तो आखिर में स्क्रीन के नीचे लिखे इस प्यारे से मैसेज को अपने लाइफ का मंत्र बना लीजिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग।